करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। कैसे? सच दैट द प्लेन ऑफ कॉइल मेक सम एंगल, इंक्लाइंड है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां हमने देखा ये आर्म पी क्यू, इस पर एक फोर्स है मुझसे आपकी तरफ, आर्म आर एस, इस पर एक फोर्स है आपसे मेरी तरफ। और यहां जो दो आर्म है ये क्यू आर एस पी, इन दोनों पर फोर्स है इन द प्लेन ऑफ लूप। इन द प्लेन ऑफ लूप है, जैसे सीधे कोई ऊपर खींच रहा सीधे नीचे खींच रहा, क्योंकि इक्वल है, अपोजिट है, बैलेंस हो गए। लेकिन ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल है, अपोजिट है, नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन। तो अब ये दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लग रही हैं और वो सेम लाइन में नहीं है। एक फोर्स ये लग रही है यहाँ, एक फोर्स ये लग रही है यहाँ। तो दोनों इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं कपल। और ये कपल क्या करता है? इट टेंड्स टू रोटेट, रोटेशनल इफेक्ट देता है। तो दोनों आर्म, कौन कौन सी आर्म? एक आर्म पी यू, एक आर्म एस आर एस, इन दोनों आर्म पर लगने वाली फोर्स इस कॉइल को एक टर्निंग इफेक्ट देगी। किसके अबाउट? जब टर्निंग इफेक्ट है तो आपको एक्सिस भी मेंशन करनी है। किस एक्सिस पर? जिस ये वाली एक्सिस जो हमने बीच में ड्रॉ कर रखी है। These two forces form a couple that tends to rotate the coil about the axis of coil. उसी एक्सिस पर, जो एक्सिस ऑफ कॉइल है उसी एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब टॉर्क हमें फाइंड करना है, और टॉर्क फाइंड करने के लिए वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब दो यहां फोर्स लग रही है इस पर, एक फोर्स ये रही मुझसे आपकी तरफ को ये वाली, एक फोर्स ये रही मुझसे आपकी तरफ को, आपसे मेरी तरफ को ये वाली फोर्स लग रही है। दो फोर्सेस यहां लग रही हैं, लेकिन इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो नहीं है जो आर्म बी है। ये आर्म कितनी है? एल, स्मॉल एल। ये आर्म कितनी है? स्मॉल बी। लेकिन स्मॉल बी इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें एक डायग्राम और ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? अभी जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, कौन सा वाला डायग्राम जो यहां हमने कल देखा था, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है साइड व्यू। साइड व्यू किसका साइड व्यू है? ये साइड व्यू है कॉइल का, बिल्कुल ऐसी जैसे आप देख रहे हो। दिस इज द साइड व्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइंड ये कॉइल का प्लेन है। अब हमें एक व्यू यहां और ड्रॉ करना है, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब आप यहां से देख रहे हो ऊपर से, ठीक है? तो अब या तो आप छत पे जाकर के देखो इसे, लेकिन मैं आपको टॉप व्यू के लिए ऐसे घुमा देता हूं इसको। अब यहां से आप देख रहे हो इसे, ठीक है? देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा घुमा दिया मैंने यहाँ। अब ये टॉप व्यू है इसका आपके सामने, टॉप व्यू है। यहां से आपको कौन सी आर्म दिखाई देगी? केवल पी क्यू आर, क्यू आर आर्म आपके सामने है। बाकी क्यू के नीचे है पी पॉइंट, आर के नीचे है एस पॉइंट। अब ये वाली आर्म नीचे दब गई, ये वाली आर्म भी दब गई, ये पी दब गई, केवल क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्यू आर। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैं रेड पेन से लगाऊं मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल पर आपकी ये कॉइल है, दिख रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल पर आपका प्लेन ऑफ कॉइल रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड, या अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनाऊं तो कॉइल आपको ये बनानी पड़ेगी, ठीक है? कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमने क्या लिखा हुआ है? अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब यही, अब इसका टॉप व्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। टॉप व्यू है बिल्कुल, ये आर्म हमारी है क्यू आर। जब हम यहां से ऊपर से देख रहे हैं तो केवल क्या दिखाई देगी?
केवल दिखाई देगी क्यू आर, बिल्कुल इसके पैरेलल, इस पी एस के पैरेलल। ये आर्म है, कौन सी आर्म है ये कॉइल मैंने बना दी पूरी, थिन कॉइल है। ये पॉइंट कौन सा है, क्यू, ये वाला क्या है, आर। इस क्यू के नीचे है, क्या है इस क्यू के नीचे, पॉइंट पी। इस आर के नीचे सीधा कौन सा है, एस। ठीक है, एक कोशिश और करता हूं। ए, ये विजन है क्यू इसका, ठीक है। और ये है आपका यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको केवल एक, केवल केवल क्या दिखाई दे रहा है, आपको केवल केवल ये ऊपर की एक साइड दिखाई दे रही है। कौन सी साइड दिखाई दे रही है आपको, क्यू आर साइड दिखाई दे रही है। और यहां ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, समझिए बात। इस क्यू पॉइंट के नीचे, इस क्यू पॉइंट के नीचे एक्चुअली ये पूरी लेंथ है। कौन सी लेंथ है इसके नीचे, क्यू पी लेंथ है। इस आर पॉइंट के नीचे कौन सी लेंथ है, पूरी आर एस लेंथ है। अब देखना जरा ध्यान से, इस इस लेंथ पर, क्यू आर लेंथ पर एक फोर्स लग रही है ये, ओके। और इस आर एस लेंथ पर कौन सी फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब आपका जो फोर्स F1 वेक्टर है, दिस इज F1 वेक्टर। और जो सामने वाला F3 वेक्टर है, वो सामने इसके, दिस इज F3 वेक्टर। मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ होगी मुझे बनाने में। दोनों बिल्कुल इक्वल लेंथ के आपको ड्रॉ करने हैं, छोटे बड़े हो गए मुझसे, है ना। बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का एक जैसा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर। और बी वेक्टर और प्लेन ऑफ कॉइल, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, कितना लिया हुआ आपने इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल आपने अल्फा लिया हुआ है। दिस एंगल, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। अब हमें इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, F1 और F3 वेक्टर के बीच में। अच्छा, ये क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, ये रहा इसकी विड्थ है। ये आपका हो गया क्यू आर कितना, इट इज स्मॉल बी, क्यू आर की वैल्यू होगी। F1 और F3 के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने यहां एक राइट ट्राइंगल बनाना होगा। क्यू आर, और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं, टी लिख देता हूं। राइट एंगल है, ये अल्फा है, तो ऑल्टरनेट के हिसाब से, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका बी वेक्टर और टी आर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये भी एंगल क्या हो गया बताओ, ये एंगल अल्फा हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F1 वेक्टर, F2 F3 वेक्टर के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, रेज योर हैंड्स, कौन सा है यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F3। सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का निशान बनता हो गया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 वेक्टर, ठीक है। यही को लिख दूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, कितना है ये, टी आर। और टी आर को आप निकाल कर लाएं इस बी की टर्म्स में, क्योंकि टी आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है ही नहीं। तो कितना बनेगा ये बन जाएगा आपका बी कॉस
अल्फा। ठीक है, अब सारी चीजें आपके पास हैं। 2-3 लाइन का सिंपल मैथमेटिक्स बचा है। क्या लिखेंगे हम? क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना है। वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, देन टॉर्क टॉर्क ऑन द लूप, टाउ इक्वल्स वन ऑफ द फोर्स। कौन सी वन ऑफ द फोर्स लोगे? या तो F1 लो या F3 लो। दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है? दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है? BI/B/L। साइन 90 तो 1 हो गया। ठीक है, I/B/L। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? B cos अल्फा। तो टाउ इक्वल्स हो गया आपका क्या? देखना जरा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो I/A/B cos अल्फा, वेयर A इक्वल्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। लूप या कॉइल जो भी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ? यहां जब आपने ले लिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये पूरा एरिया बन गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप, जो भी लूप का एरिया है। और यहीं से एक बात डिसाइड हो गई, क्या? कि टॉर्क शेप पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड करता है। अगर इसकी जगह कोई सर्किल होता, सर्कुलर लूप होता, तो भी सिंपली यहां हम उसका एरिया सब्स्टिट्यूट कर देते। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा लूप है, तो भी व्हाट एवर इट्स एरिया, एरिया यहां हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो करंट कैरिंग लूप चाहे किसी भी शेप का हो, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। शर्त है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो टॉर्क और नेट फोर्स दोनों लग जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कहाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ओनली टॉर्क एक्ट ऑन इट, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट टॉर्क भी है और नेट ट्रांसलेटरी फोर्स भी है। सेम यहां पर बात बन रही है। ठीक है, यहां तो ये बात हो गई। ठीक, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो टॉर्क इक्वल्स हो गया, जो भी है ये, NI/A/B cos अल्फा। अब मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस डायग्राम को बनाने में। यहां मैंने ये एंगल लिया है अल्फा। कौन बता सकता है कि अल्फा ये एक्चुअल में क्या एंगल है क्या एंगल? रेज योर हैंड्स। ये अल्फा जो हमने बनाया हुआ है, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द प्लेन ऑफ लूप। ओके, बुक्स में इसे थीटा लिया हुआ है, मुझसे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अब मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। मैं भी थीटा लेता तो ज्यादा आसानी रहती। मैंने थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर वो फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में जो थीटा आता है वो कंफ्यूजन हो जाओगे, ये कुछ और होता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। चलो, ये तो था अल्फा। अब देखिएगा ध्यान से कि यहां मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं यहां, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। प्लेन ऑफ लूप पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। ये मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू लूप बना रखा, डॉटेड डॉटेड सा, फटाफटा सा ये लूप बना रखा है, ये इसके परपेंडिकुलर है ये वाला। समझ रहे बात? एरिया वेक्टर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, एरिया वेक्टर हो जाएगा। सो कॉल्ड होशियार बच्चा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये लूप है।
जब आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो यहां से ऐसे आ रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द प्लेन ऑफ लूप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्लेन ऑफ लूप के बीच का एंगल लिया हुआ है अल्फा। ठीक है, अब देखना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हरे वाला परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ लूप, ये प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया एंगल। एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, कहां ड्रॉ कर ली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। ध्यान से देखना, ये जो मेरा लूप है, लूप देखिए, ये जो लूप है, लूप लूप के परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला लाइन, इस लूप के प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला। अब देखना जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, किस किस के, प्लेन ऑफ लूप, परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द लूप, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उनमें से एक एंगल आपका बनता अल्फा, तो उसका एडजेसेंट एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। ठीक है, मैं इस एंगल को कन्वीनियंटली ले रहा हूं बीटा, तो बीटा इक्वल्स 90 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, बुक्स में, सारी ही बुक्स में ये वाला एंगल लिया हुआ है अल्फा। किस किस के बीच का एंगल अल्फा लिया हुआ है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ लूप, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ लूप, ये वाला यहां, दिस एंगल, दिस इज बीटा। क्योंकि वहां बुक्स में इसको थीटा लिया हुआ है और इसको अल्फा ले लिया, मैंने यहां अल्फा ले लिया, तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा, बीटा ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां से इतनी बात तो क्लियर हुई कि बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री, बीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री, बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अल्फा कितना बना आपका, 90 माइनस बीटा। करेक्ट। अब आ जाइए डेरिवेशंस पर, यहां इस कॉस अल्फा को उठाकर रख रहा हूं NIA-B कॉस 90 माइनस बीटा, टॉर्क इक्वल्स NIA-B साइन बीटा। अब बात बन गई, हालांकि मुझे बीटा नहीं कुछ और लेना चाहिए, तो क्योंकि बी और बीटा में कंफ्यूज कर जाओगे, मेरे बीटा और बी में तो कंफ्यूजन सभी को हो ही जाएगा। बीटा लंबा बना दो, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, देखना तो सही जरा, हेयर NIA, ये पहले ही हम कर चुके हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, क्या था, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप या कॉइल, जो भी है। तो NIA को हटा करके सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इक्वल्स MB साइन बीटा, और ये क्या बन गया आपका वेक्टर फॉर्म में, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर जो कि टॉर्क की यूनिट होती है। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ना एम वेक्टर की डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, एम वेक्टर, बी वेक्टर तो है खैर जहां भी है गिवन है वो तो, लेकिन एम वेक्टर कहां है, एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एम वेक्टर इज डायरेक्टेड along perpendicular drawn on the plane of loop। एम वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है,
ये आपका लूप है, एम वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दिस इज एम वेक्टर। जो लूप के प्लेन पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहां है आपका, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। लेकिन टॉर्क ना तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में है, ना एम वेक्टर कहां है, एम वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को आप घुमाएंगे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, राइट हैंड थंब रूल से। जैसे कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आती है, वैसे ही राइट हैंड थंब रूल से फाइंड होगी इसकी। क्लियर है बात ये। तो टॉर्क वेक्टर, हालांकि इसको लिखने से कोई रिलेवेंस नहीं है, टॉर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है, containing m vector and b vector given by right hand thumb rule, right hand thumb rule। टॉर्क की इक्वेशन आ रही है एम बी साइन बीटा, और m में क्या क्या इंक्लूड है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इन द लूप एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या फिर यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग करंट आप फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा। एरिया जितना बड़ा होगा, लूप जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक बात और याद रखना, ये जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एरिया कौन सा एरिया है, एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर मान लो लूप इतना बड़ा है आपका लेकिन मैग्नेटिक फील्ड छोटा है इससे, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल जा रहा है यहाँ से, लेकिन वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा है, इसके पूरे के पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो फिर इसका एरिया मैटर नहीं करेगा। फिर कौन सा एरिया लेना होगा, वो एरिया जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे अंदर बाहर हर जगह है, तो फिर किस पर डिपेंड है, एरिया। लार्जर द लूप लार्जर इज द मैग्नेटिक टॉर्क। दूसरे डिपेंड कर रहा है किस पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे इस कॉइल को, लूप को, उतना ही ज्यादा इस पर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है, देखो एन आई ए और बी ये कांस्टेंट है, एन तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है। एक बार आपने लूप बना लिया, इसके अंदर 50 टर्न आपने डाल दिए, तो जब तक आप इस लूप में कोई फिजिकल चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका एन क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। एक बार आपने कॉइल बना ली, इसमें आपने 50 बार तार लपेट दिया, तो नंबर ऑफ टर्न एन आपके फिक्स हो गए। एक बार जब आपने कॉइल बना ली है, फिजिकल स्ट्रक्चर बना लिया है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो गया। एम और ए तो बिल्कुल कांस्टेंट है। आपने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर रहे, आप जिस मैग्नेट से आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाया उस मैग्नेट को चेंज नहीं कर रहे, या जहां से भी आपने बनाया है तब तक वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहां इस टॉर्क में दो है ऐसे वेरिएबल जो नॉन फिजिकल है। एक तो करंट, कि आप अपनी इच्छा से इसमें करंट घटा बढ़ा सकते हो, जितनी ज्यादा करंट आप इसमें फ्लो करा देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इस पर टॉर्क लगने लगेगा। एक फैक्टर है जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कहेंगे ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि कॉइल कैसे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। यहां आ रहा है साइन अल्फा, यहां आ रहा है अल्फा, कॉस अल्फा, या साइन बीटा आ रहा है। मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में क्या एंगल है, इस बात पर डिपेंड करेगा इस पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क। दूसरे वर्ड्स में कि क्या एंगल है बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉइल, इनके बीच में कितना एंगल है इस बात पर डिपेंड करेगा इस पर लगने वाला टॉर्क। मतलब ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी हुई है, क्या
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है प्लेन ऑफ कॉइल, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल, या इनके बीच किसी एक सर्टेन एंगल पर है। इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा इस कॉइल पर लगने वाला टॉर्क। तो हम ये कहें कि चलो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स एक बार बना लिया कांस्टेंट, एरिया एक बार बना ली कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एक बार हमने अप्लाई कर रखा है, जब तक नहीं उस मैग्नेट को बदल रहे कुछ और फैक्ट कांस्टेंट, करंट भी इसमें हमने कांस्टेंट चला रखी है। तो अब इस पर लगने वाला टॉर्क केवल किस पर डिपेंड है, केवल डिपेंड है ओरिएंटेशन पर। अब इसके दो स्पेशल केस हम ले लेते हैं। यहां जो बीटा एंगल मैंने लिखा है, बीटा एंगल कौन सा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये रेड वाला मैंने बनाया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बदलने वाला नहीं है इसकी डायरेक्शन, चाहे आप कॉइल ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो। अगर आपने कॉइल को ऐसे रख दिया तो अब क्या है, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अब क्या ओरिएंटेशन है कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, क्या ओरिएंटेशन है बता सकता है कोई? ऐसे आपने रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कॉइल का ओरिएंटेशन क्या है, कॉइल बताओ, कॉइल का ओरिएंटेशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, कौन किसके पैरेलल बताना पड़ेगा। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लेन ऑफ कॉइल बिल्कुल दोनों, प्लेन ऑफ कॉइल ये मेरा प्लेन ऑफ कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, करेक्ट। लेकिन अगर आप यहां मैग्नेटिक फील्ड एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल बोले तो क्या ओरिएंटेशन है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस ग्रीन कलर पेन इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल। अब क्या है दोनों के बीच ओरिएंटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। बहुत अजीब सी बातें बोली जाती है फिजिक्स में अक्सर, perpendicular drawn on the plane of coil is perpendicular to the magnetic field vector, perpendicular drawn on the plane of coil is perpendicular to the magnetic field। अब दूसरा ओरिएंटेशन ये वाला, ये ऐसे ओरिएंटेशन है, तो यहां देखना जरा ध्यान से। अब इस पूरे ओरिएंटेशन को आप क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे क्या, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, समझ रहे हो, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल, ये मेरा हाथ प्लेन ऑफ कॉइल है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर यही इसी में अगर आप कहें परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, ये रहा ग्रीन वाला, ये कैसा है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, पैरेलल है। ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह फिक्स है, इसको नहीं चेंज होना, लेकिन अगर आप कॉइल को घुमा देते हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल है, ये कॉइल के साथ साथ रोटेट कर देगा। अब इस कंडीशन में परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडीशन में परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये ग्रीन वाले को बोला जा रहा है क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपने कहा कि टॉर्क क्या है जी आपका, टॉर्क इज इक्वल टू है एम बी साइन बीटा, बीटा आपने मेंशन कर ही लिया क्या चीज है ये, ठीक है, एम वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब टॉर्क इज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन साइन बीटा इज मैक्सिमम, और कितना होता है साइन बीटा, 1 होता है, साइन बीटा 1 होता है। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, टॉर्क मैक्सिमम हो गया कितना, एम बी न्यूटन मीटर। कंडीशन क्या है इसकी, कब होगा ये,
कब होगा ये? व्हेन बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ आपका क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, जिसे जिसे कि हम लिखेंगे एम वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। या दूसरे वर्ड्स में इसे हम क्या कहें? दूसरे वर्ड्स में हम ये कहेंगे क्या? प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कब लगेगा टॉर्क मैक्सिमम? टॉर्क मैक्सिमम तब लगेगा जब यहां ये ओरिएंटेशन है कॉइल का, तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा मैक्सिमम टॉर्क? देखो, ये एक फोर्स, ये वाला दूसरा फोर्स, ये वाला दूसरा फोर्स, अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली बी के इक्वल है। अब कॉइल घुमाते चले जाओ, देखो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदलने वाली। अब देखना ध्यान से, कॉइल को घुमाते चले जाओ, घुमाते चले जाओ, घुमाते चले जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों आर्म्स पर लगने वाला भी फोर्स भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए, एक ही प्लेन में आ गए। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां गया? खत्म। अब इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा? बिल्कुल जीरो। कब? जबकि आपका प्लेन ऑफ कॉइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इज मिनिमम व्हेन साइन बीटा, सॉरी, व्हेन साइन बीटा इज व्हाट? मिनिमम। यानी कि साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो? साइन बीटा वैल्यू 0। तो जो मिनिमम टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी 0 ये? कब हो जाएगी? व्हेन बीटा इक्वल्स 0। और क्या कह सकते हैं इसको आप? इसे आप कहेंगे इसका उल्टा क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल इज, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन किसे रिप्रेजेंट करता है? एम वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में? इज पैरेलल टू बी वेक्टर। या दूसरे वर्ड्स में इसे क्या कहा जाएगा? दूसरे वर्ड्स में आप ये कहोगे क्या? प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। कंफ्यूजिंग सी बातें हैं। अगर अभी तो कह रहा हो जी पैरेलल टू बी वेक्टर, अभी कह रहे हो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हमें तो यूं समझ में आता है, क्या बोलो आप?